जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। आए जी, क्या रह गया पीछे? अगली तो लाइन वैसे ही हमने पहले पढ़ ली थी। HL यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वेयर एवर पॉसिबल एंड अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट मेथड। ये तो सारा हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब हम इस नोट को कंप्लीट कर लें, ठीक है। अभी ये नोट कंप्लीट नहीं है। आपको पता है अगर रीवैल्यूएशन मॉडल आ रहा हो तो 3 एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते थे। कब आखिरी दफ़ा रीवैल्यू कब हुआ, किसने किया, और रीवैल्यूड ये रीवैल्यू सरप्लस की मूवमेंट दिखानी होती थी, ठीक है। तो लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, तो 5.1, अब ये नोट्स आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 5.1 लास्ट रिवैल्यूएशन was performed on 31 दिसंबर 2022। इसके अलावा कोई बात लिखी हुई है उसने कि फ़लाँ बंदे ने की, फ़लाँ दिन की? बस ठीक है, फिर इतना लिख दिया तो काफ़ी है। इससे आपने बता दिया कि हमें ये बात पता है कि ये लिखनी होती है। तो वो तो हर चीज़ अलग अलग होगी। वो तो भाई दोनों एसिड अलग होंगे तो दोनों के लाइन भी अलग लिख सकते हो, इकट्ठी भी लिख सकते हो। फिर आप यूँ एक जुमला बना सकते हो, लास्ट रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग वाज परफॉर्म्ड ऑन इस दिन और दूसरे की इस दिन। लेकिन बेहतर है कि अलग कर दो, ठीक है जी। वैसे दो नहीं होती, एक ही होता है नॉर्मली। पर्चा है ना, पर्चे की लिमिटेशंस होती हैं कुछ, कि आपको एक गिवन टाइम में सवाल उसने करवाना है। अगर 2 एसेट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे करवाएगा तो फिर 6 नोट बनवाएगा या ज़्यादा डेटा करवाएगा तो नंबर ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो फिर बाकी क्या टेस्ट करेगा? टाइम भी गिवन होता है, इसलिए नॉर्मली कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेता है वो एक के साथ में, ठीक है। खैर 5 मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको सिखाया गया था कि आपने ओपनिंग, अरोज, एडजस्टेड, जिसमें लॉस आए तो खा जाता था, इसमें नहीं है। फिर ट्रांसफर्ड, अच्छा ये प्लस माइनस ना ही लिखें क्योंकि एडजस्टेड प्लस भी होता है माइनस भी, बाकी तो दोनों ये प्लस ये माइनस ही होता है। बहरहाल ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग, ट्रांसफर्ड में ही आ जाता है ना डिस्पोजल वाला भी। और ये बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि जब भी कभी आपने सरप्लस की मूवमेंट का नोट बनाना हो तो आपने सिर्फ उसको देखना है। पीएनएल भी होता था ना, उसको भी छुपा देते थे, सिर्फ इसको सामने रखना है, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्या पड़ा है? 0। कितना अरोज हुआ? 16। क्लोजिंग में भी कितना पड़ा है? बस ओपनिंग 0, अरोज 16, कोई एडजस्टेड नहीं, कोई ट्रांसफर्ड नहीं, क्योंकि ये रेंट पे हुआ था ना, तो कोई इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन के साथ ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। तो ये आ गया जनाब 16 क्लोजिंग। मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 5.3 इधर लिख लूँ ताकि वो अगले नोट को भी यहीं पे ही ज़रा एडजस्ट कर लूँ, एक ही तस्वीर में आ जाएगा फिर, ठीक है। 5.3 क्या कहा करते थे आप, क्या बताया करते थे कि अगर ये रीवैल्यूएशन ना होती, अगर ये रीवैल्यूएशन ना होती तो एसेट की बुक वैल्यू क्या होती? तो वो तो आपके सामने ही है, यहीं पे ही नज़र आ रही है आपको, ठीक है। यहीं पे ही नज़र आ रही है, कितनी? 160 होती। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, एक शॉर्टकट भी होता था। किसी सवाल में मुश्किल पड़ जाए तो क्या करें, उसके लिए ये सिखाया जाता है आपको कि रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ेंगे और उसमें अगर सरप्लस है तो माइनस कर देना है, अगर लॉस है तो, लेकिन लाइन यही वाली उठानी है जिस पे सरप्लस या लॉस अरोज या रिवर्स हो रहा होता है। ये एक शॉर्टकट है इस सब नोट का, लिख लो अपने पास कहीं पे, शॉर्टकट है सब नोट का। वैसे तो यहाँ सवाल आसान है ना, कुछ सवाल मुश्किल भी आ जाते हैं, डेटा पिछला गिवन ही नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट गिवन ही नहीं है, किसी तरह से पहुँच ही नहीं सकते। तो शॉर्टकट क्या है इस नोट का? शॉर्टकट क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट तो आपके सामने पड़ी ही है ना। इसमें अगर सरप्लस आया इस कॉलम के अंदर, ये वाली फिगर ऐड, ये सरप्लस है तो माइनस कर देना, और अगर यहाँ फिगर ना होती, लॉस में चली जाती, ये खत्म हो जाता, लॉस में चली जाती, तो वो फिगर आपने, लॉस है तो ऐड कर देना है, सरप्लस है तो माइनस कर देना। चेक करो 176 माइनस 16 करो तो क्या आता है?
वापस पहुंच जाते हैं ना वहीं पे। तो असल में तो वही है, देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, बुक वैल्यू कितनी होती 160। तो ये काम आ सकता है कहीं पे, फिलहाल तो इसके बगैर भी काम चल रहा था, लेकिन ये काम आ सकता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार लगा के लिख लो, बल्कि यहाँ पे स्टार लगा के लिखो, इसके साथ, इस सब नोट के साथ स्टार लगा के अपने पास लिखो कि इस सब नोट के लिए शॉर्टकट ये है कि आप रीवैल्यूड अमाउंट में अगर सरप्लस हो तो लेस कर देंगे, और अगर लॉस हो तो ऐड कर देंगे, आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब ये अपने अल्फाज में लिख लेना। Had there been no revaluation, the book value of license would have been rupees 160 million। अब ब्रैकेट में यूँ लिखो ताकि याद रहे आपको, 170 में से 16, 176 में से 16 को क्या किया आपने, माइनस। ये आपका सब नोट आ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं वर्किंग 6 करने लगा हूँ। बेसिकली ये जो गलती हुई है ना, इसमें ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पहले वो पास करता हूँ, उसके बाद फिर रॉन्ग देखते हैं। ओरिजिनल एंट्री तो आपको आती है, मैंने पीपी का नोट बना लिया। अब ओरिजिनल एंट्री क्या है भाई, एक्सपेंस के अंदर 630 का 6/14 जाना है, और एसेट में 630 का 8/14 गया, ठीक है ना। ओके, अब बोलो, इसको ऐसे ना लिख, चलो वहाँ पे लिखा तो था ये सारे एक्सपेंसेस का 8/14 कहाँ गया था, इंटेंजिबल में, तो बाकी 6/14 कहाँ जाना है, एक्सपेंस ही बनना है। कुछ समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो ओरिजिनल एंट्री लिख रहा हूँ मैं, एक्सपेंस डेबिट खा दो, यहाँ पे ऐसे ही लिख दो 630 इंटू 6/14। इस 630 लिखना है ना अगर, तो यहाँ पे एक दफ़ा टोटल कर देना, इज इक्वल टू 630, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इज इक्वल टू 630, 8/14 इधर, चलो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 630 कितना आता है जी, कितना बनेगा, 360 इधर चला गया तो, नहीं एक मिनट, इस साल की बात करें फिलहाल तो, अगर सिर्फ इस साल की अगर बात करें तो, पिछले साल का क्या मसला करना है वो देखेंगे, फिलहाल तो इस साल की अगर बात करें तो यकम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मुझे लड़ाई फ़िलहाल इन 5 महीनों की लड़नी है, ठीक है। ज़रा बताओ 5/14 कितना बनता है, फिर मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इस साल की गलती तो बेटा इस साल में पकड़ी जाए तो सही कर लेता है ना बंदा। IS 8 का करेक्शन ऑफ एरर वाला नोट किस एरर के लिए बनता था, जो प्रायर ईयर एरर की करेक्शन हो रही है, ठीक है ना। अब जो हमारे इस साल के अंदर 1 महीने का एक्सपेंस भी कैपिटलाइज हुआ होगा गलती से, तो इस महीने में, इस साल में हमने सही कर लेना है, बल्कि हमने सही कर लिया है। इस साल के करेक्शन का नोट तो नहीं देते थे, FR 1 अभी तो ताज़ा दिया है, अभी तो इंतज़ार में हो रिजल्ट के। तो याद करो, पॉलिसी चेंज का नोट होता था तो करंट ईयर में भी प्रेजेंट करते थे और प्रीवियस ईयर्स को भी, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर का नोट जो था वो सिर्फ प्रायर ईयर्स को, प्रीवियस ईयर्स को बताता था। और हम यहाँ कहा करते थे कि भाई गलती जो इस साल में हुई है उसको भी लोगों को बताएं कि हमसे हुई है, इस साल की गलती को तो सही करके ही प्रेजेंट करो, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, मेरा सवाल खत्म हो गया है। यहाँ पे उसने टोटल का कॉलम मना किया था, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब टोटल का कॉलम भी आपने यहाँ पे बनाना था, ठीक है। ये घर पे आपने बना लेना, ये तो कंप्लीट हो गया काम, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद वो जो उसने कहा था ना, ये पीपी इंटेंजिबल का नोट बन गया। अब करेक्शन ऑफ एरर के नोट के लिए अब मुझे वर्किंग करनी पड़ रही है, वर्किंग 6। तो करेक्शन ऑफ एरर का नोट क्या होता है, प्रायर ईयर एरर की करेक्शन। इस साल की करेक्शन का नोट नहीं देते, करेक्शन करते हैं। वो हो गई ना, कर दिया सही हमने सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए 5 महीने एक्सपेंस डेबिट 5 महीने से होना चाहिए था। पिछले साल कितना,
225 एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। और उसके बाद इक्विपमेंट को रिकॉर्ड होना चाहिए था पिछले साल, उसने मसला जो किया वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। पिछले साल एक इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से? 400, आपका अपना नंबर 420, ठीक है जी। और उसके बाद इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट 420 डिवाइडेड बाय 5 था इनटू, अब पिछले साल में ये कब आया था? अगस्त, ये कब आया था देख लेते हैं, स्पेसिफिक यकम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12 जी, कितना आता है? नहीं समझ आई? 28। कैसा लगा सवाल? वैसे आखिर नहीं कर दी इस सवाल ने। लो जी, ये तो होना चाहिए था पिछले साल में, ये पिछले साल की बात हो रही है, पिछले साल में ये होना चाहिए था, ठीक है। और इस साल में जो होना था वो तो हमने सही कर दिया ना, ठीक है। पिछले साल में जो होना था उसने पिछले साल वाले को भी और इस साल वाले को भी ड्यूरिंग द ईयर 22 पता लगा है क्या कि एंटायर कॉस्ट ऑफ 10-50 मिलियन incurred on product development has been recorded as intangible without considering, यानी कि सारे के सारे को क्या कर दिया उन्होंने। अब हमारे पिछले साल की गलती क्या बनी है, ये भी एक्सपेंस जब में जाना था, ये इक्विपमेंट में जाना था और ये एक्सपेंस में जाना था, लेकिन उन्होंने सारे के सारे को टोटल करो। डन बाय अकाउंटेंट क्या है? रॉन्ग क्या कर दिया इसने? डन बाय अकाउंटेंट क्या है? सारे डेबिट को टोटल करो ना। 6 जब उसने सारे को ही इंटेंजिबल बनाया और वो इंटेंजिबल कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो उसने इक्विपमेंट तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है ना। तो उसने क्या कर दिया बताओ? उसने इंटेंजिबल एसेट डेबिट कर दिया 225 जमा 420, नहीं जमा 28 नहीं, एक मिनट, डन बाय अकाउंटेंट लिखा हुआ मैंने ऊपर। क्या अकाउंटेंट ने ये डेप्शन की होगी चार्ज? क्या अकाउंटेंट ने ये डेप्शन चार्ज की होगी? बोलो, क्यों नहीं की होगी? उसने इक्विपमेंट ही नहीं रिकॉर्ड किया, उसने तो हर कॉस्ट ही इंटेंजिबल, तो उसने इंटेंजिबल रिकॉर्ड। अच्छा, फिर आप कहोगे अगर इंटेंजिबल रिकॉर्ड किया था तो अमोर्टाइज करता, इंटेंजिबल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो तो इस साल आगे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कितना बनता है ये? 645 से इंटेंजिबल डेबिट करके कैश, उसने कैश की एंट्री ना भूलता, ये उसने कर दिया हुआ। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कितने गया ये, यहाँ से देखना, ड्यूरिंग द ईयर 22 इट वॉज, पता लगा दैट द एंटायर कॉस्ट ऑफ 10-50, ये पढ़िए, इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल। तो इस 10-50 में क्या ये भी पड़ा हुआ नहीं? तो उसने सारे का सारा 10-50 क्या कर दिया हुआ है, तो इसमें 420 भी हो गया, ठीक है। ओके डन। चल अच्छा, अब किधर गया? ये तो जनाब हो गया है जो होना था। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करनी है, मैं करेक्शन ऑफ एरर नोट ही लिखता हूँ और वहाँ पे जाके डायरेक्ट काम कर लेते हैं। हम करेंगे क्या, जो होना चाहिए था असल में उसको हमने रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, और जो गलत हुआ उसको क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह इम्पैक्ट बाद में निकाल लेते हैं। फिलहाल ज़रा थोड़ा सा याद करें कि हमें क्या करना पड़ता था। हम तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे करेक्शन ऑफ एरर नोट, और उसके बाद यही वाली अंग्रेजी लिख देंगे, सर्टेन एक्सपेंसेस वर रॉन्गली कैपिटलाइज इन 2021। तो यहाँ पे नोट नंबर 5 था ना, तो नोट नंबर 6 अलग नोट है, ये पीपी का नोट खत्म हो गया, इंटेंजिबल का नोट खत्म हो गया। अब क्या है, एरर करेक्शन नोट, करेक्शन ऑफ एरर नोट। क्या लफ्ज लिखा हुआ उसने रिक्वायरमेंट में, क्या लिखा हुआ है? करेक्शन ऑफ एरर, तो मैं भी वही लिखता हूँ वैसे, एरर करेक्शन नोट, करेक्शन ऑफ एरर नोट, बात तो एक ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट जरा है सामने नजर आए उसको। क्या लिखा उसने? करेक्शन ऑफ एरर। तो करेक्शन ऑफ एरर के बारे में अब अंग्रेजी लिखें, लिखें जल्दी करें। सर्टन एक्सपेंसेस, या यहीं से कुछ भी कर लें, 2-4 लाइनें लिखनी है ना। सर्टन एक्सपेंसेस वर रॉन्गली कैपिटलाइज्ड इन 2021 इन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, आर wrongly capitalized
इन 2021 इन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल which is rectified now. The effect of this rectification on relevant line items of financial statements is as follows. फिर हम लिखा करते थे आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और 2021 का सिर्फ बनाते थे। 22 में खड़े हैं लेकिन एरर करेक्शन नोट सिर्फ 21 का। याद आ रहा है? अब गलतियां जो हुई हैं वो नज़र आ रही हैं ना आपको, तो उसका इम्पैक्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? FAR 1 की रिवीजन हो रही है भाई, बेहतरीन। मैं इसको सही करूं, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री कर ही दो यार, रेक्टिफाइंग एंट्री कर दो, ज़िंदगी आसान बना लेते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री करो। हाँ जी, अब देखो ना, हम किस साल के बारे में बता रहे हैं, 2021 के जाकर साल को हम छेड़ रहे हैं। ये सारी फिगर्स वहाँ सही करेंगे, ठीक है ना? अच्छा बताओ, एक्सपेंस है 200, इसको डेवलपमेंट एक्सपेंस कह सकता हूँ? बोलो, सिर्फ एक्सपेंस लिख दो, वहाँ लिख देंगे एक्सपेंस। वो जब रिसर्च डेवलपमेंट, वो कह रहे हैं ना डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी 1 अगस्त को, लेकिन क्राइटेरिया इस साल मीट हुआ, तो वो डेवलपमेंट कैपिटलाइज नहीं होता, एक्सपेंस आउट हुई ना। तो एक्सपेंस कितने से डेबिट करना था 225 से, नहीं हुआ, कर लिया हमने, डन हो गया। नेक्स्ट, इक्विपमेंट डेबिट होना था 420 से, नहीं हुआ, तो डेबिट कर लें। 1 मिनट, डेबिट भी होना था 420 से और 28 से क्रेडिट भी होना था, मतलब इकट्ठा कर लो ना, इक्विपमेंट को नेट कर दो ना। इक्विपमेंट 400, अच्छा इस एंट्री को अलग कर दें, इस एंट्री को अलग करते हैं, ठीक है जी। इक्विपमेंट को भाई साइड पे कर दें, शायद पहले भी एक दिन सवाल में किया था, इजी हो जाता है। चलो ठीक है, अच्छी बात। इक्विपमेंट तुम ज़रा रुको। फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ, तो डेबिट, ये एंट्री अलग करनी है। चलो P&L वाइज चलते हैं, खैर है, चलें ठीक है। एक्सपेंस, ये कौन सा एक्सपेंस है? डेवलपमेंट वाला। फिर एक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस था, ठीक है जी, वो एक्सपेंस ये इसका है, इक्विपमेंट का, मैं साथ ही करूंगा जी। अच्छा, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी नहीं चाहिए थी वैसे मेरे ख्याल में, चलो खैर। 28 से ये डेबिट होना चाहिए था, ओके। और इक्विपमेंट भी करो आप, इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था 420 से और क्रेडिट होना चाहिए था 28 से। ये दोनों इम्पैक्ट्स लिए मैंने, ठीक है, ओके। कितना बनता है? 392, ठीक है जी। तो ये सब कुछ डेबिट होना था, ये डेबिट नहीं हुआ, तो ये हमने क्या कर दिया? डेबिट। को मसला इसमें? ये सब हो गए टिक। और बोलो अब 225 जमा 420 कितना बनता है? 645 कैश में क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया, कुछ ना करिए। बेटा ये असल में ना इक्विपमेंट डेबिट हुआ था, फिर इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ है, यानी कि अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली ये तो एसेट ही होता है ना, यानी एसेट के अंदर एक एंट्री ना की, अक्यूमुलेशन अकाउंट में कर दी, डेबिशन एक्सपेंस P&L में जाता है, और ये अक्यूमुलेट डेबिशन यहाँ पे जा रहा है। तो वो तो असल में तो एसेट की कमी है ना, तो एसेट बढ़ा और फिर एसेट कम हुआ, ये वो है, ठीक है। अच्छा जी, ये डन है जी। कैश क्रेडिट होना तो हो गया, कुछ ना करें। इनटेंजिबल 645 से डेबिट हुआ पड़ा है, सही करने के लिए क्या कर लें? इनटेंजिबल एसेट को क्रेडिट कर लें। कितने से? चेक करें ज़रा, बराबर हो गई एंट्री, ठीक है। अब यही वाला इम्पैक्ट बताने, डेवलपमेंट एक्सपेंस हम कहेंगे जी इंक्रीज कर दें, इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंस 225, इंक्रीज इन डेप्शन एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट 28,
ये दोनों एक्सपेंस P&L वाले तो बस ये दो ही हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंस कितने से जी? 200, वर्किंग 6 का रेफरेंस दे देना, ठीक है। फिर इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग 6 का रेफरेंस देना, कितना? 28। फिर एक फरमाइशी प्रोग्राम हुआ करता था, कोई सोच के बता दे, मुझे पता है FAR1 बोझ डाल रही है, नहीं, रिटेन्ड अर्निंग होता था बैलेंस शीट में, P&L के अंदर होता था प्रॉफिट पे इम्पैक्ट। P&L पे क्या होता था जी? प्रॉफिट पे इम्पैक्ट। तो अब यहीं से देखकर हम प्रॉफिट का इम्पैक्ट निकालते थे कि अगर खर्चा बढ़ा और खर्चा ही बढ़ा तो खर्चों के बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट कम हो जाता है। तो डिक्रीज इन प्रॉफिट्स। ज्यादा है ना, वैसे ये वाला नोट मांग लिया उसने, है ना। 225 एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा 225 से, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा 28 से। लेकिन यहाँ पे हम साइन नहीं यूज करते थे, यहाँ बस इंक्रीज डिक्रीज अंग्रेजी में लिखा करते थे, ठीक है जी। बोलो 253, ठीक है। नेक्स्ट, आइटम्स अफेक्टिंग SOFP। बेटा जी इसमें अब FAR2 कोई नहीं थी, FAR1 नहीं थी, तो ये ना समझना आज करवा दिया, एंड पे करवाता तो हमें समझ आ जाती, एंड तक तो शायद और भी भूल गए होते आप एरर करेक्शन नोट जो भी याद है, ठीक है। एंजॉइंग? अच्छा आ जाओ फिर। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, इंक्रीज करना है इक्विपमेंट को 392 से, डिक्रीज करना है इंटेंजिबल को 645 से। इंक्रीज इन इक्विपमेंट जी 200 392, सॉरी 392 से, और डिक्रीज इन इंटेंजिबल कितने से जी? 640। इन सब के साथ आपकी वर्किंग नंबर 6 रेफर हो रही है, ऐसा ही है। मैं यहाँ पे एक ही बार लिख देता हूँ, ये रेक्टिफाइंग एंट्री किए बगैर डायरेक्ट भी लिख सकते थे कोशिश करके, खैर चले। अगली बात, उसके बाद यहाँ पे भी एक फरमाइशी प्रोग्राम होता था जो भाई ने भी याद कराया, रिटेन्ड अर्निंग्स पे इम्पैक्ट, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का इम्पैक्ट निकालने का एक तरीका हुआ करता था, आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते थे, इक्विटी बराबर होती है एसेट लेस लायबिलिटीज। फिर आप कहते थे देख लो इस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमने कहा जी एसेट बढ़ रहा है 392 से, एसेट कम हो रहा है 645 से। तो नेट में देखें तो एसेट क्या हो रहा है? नेट में देखें तो एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितने से? कितने से? 253 से एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो ये इक्विटी का चेंज बन जाता था, यानी रिटेन्ड अर्निंग में 253 का डिक्रीज है। ये शायद मुश्किल लग रहा हो या भूल गए हो, फिलहाल तो सादा सा सवाल है। यहाँ देखो प्रॉफिट में इस इम्पैक्ट की वजह से क्या आ रहा है? 253 का डिक्रीज, तो प्रॉफिट का डिक्रीज बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते थे, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 253 यहाँ से ले लें, आपकी मर्जी है, या यहाँ से ले लें, आपकी मर्जी है, जो याद आ जाए आपको। सवाल खत्म। चलिए जी, अब 15 मिनट हैं, इसमें ना अब
सवाल शुरू करते हैं, और कोई बात नहीं, होमवर्क में आप देख लेंगे फिर, पूरा ना भी हुआ, ठीक है। होमवर्क ही दूंगा, लेकिन 15 मिनट बात करने के पहले नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट बनाना है बेसिकली। तो उसमें गुडविल जो है आपको बिजनेस एक्वायर करने जाते हैं उसकी कैलकुलेशन है, जो फिलहाल जुगाड़ लगा के सिखानी है। असल तरीका तो कंसोलिडेशन में हम सीखेंगे ही, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे कैसा लगा? पूरे चैप्टर में ये सबसे मुश्किल सवाल मुझे लगता है बन गया था, सिर्फ एरर करेक्शन के नोट के आने की वजह से, वरना तो ईजी था पर लंबा था। ओके, ओके, आ जाएं जी ज़रा सेब लिमिटेड पे। जी, अब आपने वैसे ईद की छुट्टियों में इतनी छुट्टियों में क्या करना है? आप 1-2 दिन एंजॉय कर लीजिएगा, उसके बाद आपने IAS 38 और IAS 41 पूरा रिवाइज कर लेना है, जिसके अंदर आपने ज़्यादा नहीं, 2 सवाल नोट के, 2 सवाल जनरल एंट्रीज वो रेक्टिफिकेशन वाला एक कर लेना, एक आधा सीधी एंट्रीज वाला, एक आधा डिस्कशन वाला। तो ये 4-5 सवाल IAS 38 के कर लेने, और ऐसे IAS 41 के अंदर तो सवाल ही थोड़े से हैं, 2-4 सवाल उसके भी कर लोगे, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ताकि ये तो ऐसे बिल्कुल रेडी हो ना ये दोनों टॉपिक्स। अब जुमे को हम IAS 21 शुरू करेंगे, 4 से 5 दिन में वो भी फड़क जाता है। उसके बाद फिर IFRS 16 लीजेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर लीजेज ख़त्म करेंगे तो फिर IAS 12 स्टार्ट करेंगे। IAS 12 बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, उसमें हर चीज़ ही आएगी, IAS 21, IAS 41, IFRS 16, पुराना IAS 16, उससे पुराना एक रूअल, उससे पुराना बैड एंड डाउटफुल डेट, सब कुछ ही आता है उसमें, ठीक है। फाइनल अकाउंट जैसा है वो, ठीक है। तो मैंने कहा ज़रा प्लान शेयर कर दूँ, जुमे को पहुँच जाना बस। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नोट ऑन इंटेंजिबल फॉर इंक्लूजन इन AL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। फिलहाल आपके लिए इतनी बात काफ़ी। अब सवाल को पढ़ते हैं। एज ऑन 30 जून 18 फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंसेज है 350, और गुडविल ऑफ ML इम्पेयर हो गई है, इम्पेयरमेंट आ गई गुडविल की, ठीक है। ओके, ये पॉइंट पढ़ लिया, इसमें कुछ गिवन था, पता लग गया। ग्रुप फॉलो करता है रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंसेज वेयर एज कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर अदर इंटेंजिबल्स। अच्छा जी, ऑन 31 मार्च, चलो अब तरतीब से ही पढ़ते हैं। एप्पल लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 2018। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू ग्रुप्स इंटेंजिबल एसेट्स। As on 30 June 2017, revalued amount of AL's license and related revaluation surplus were 450 and 30 million respectively. ग्रुप इंटेंजिबल एसेट्स हैं 30 जून 17 का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, यानी कि हमारे साल का ओपनिंग, जिसमें कह रहा है रिवैल्यूड अमाउंट है लाइसेंस की, और उसकी रिलेटेड उसका रिवैल्यू सरप्लस भी है 450 और 30 मिलियन, ठीक है जी। तो ये तो अब आप अभी अभी देख कर आ रहे हैं, ये थोड़े करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कर लिया ना अभी रिवैल्यूएशन, देख लेंगे अब। नेक्स्ट, ऑन यकम जुलाई 17, साल के पहले दिन, ये असल पॉइंट आपको करवाना है मैंने। ऑन यकम जुलाई 17 AL एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड, सारी की सारी शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली फॉर 1950 मिलियन, यानी सारी मैंगो एक्वायर कर ली जाके इन्होंने 1950 मिलियन रुपीस की। अब मैंने आपको जैसे मिसाल दी थी कि कोई बिज़नेस खरीदने चले जाएं, उसको जाके कहीं भाई बिज़नेस भेज दो, तो वो कहे कि जी बिज़नेस जो है वो, मिसाल के तौर पे मैं आपसे जो है वो 1950 रुपया ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम उससे कहें अच्छा, तो जब हम सारे एसेट्स की वैल्यू लगाएं तो मिला जुला कर उनकी वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पे 1500 आ रही हो, तो हम उसे कहें यार ऊपर वाले 450 तुम क्यों ले रहे हो, तो कहेगी जी ये मेरे नाम का गुडविल का, ठीक है ना। तो इस तरह से करके निकालनी है, प्रॉपर तरीके से नहीं निकालनी, वो इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में सीखेंगे, ओके। तो वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कहते हैं टोटल एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है ना। अपीयरिंग इन द ML's बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर गिवन बिलो
इसमें सॉफ्टवेयर है 100 ईच के, यानी 2 सॉफ्टवेयर है, इनकी फेयर वैल्यू गिवन है कितनी 200, यानी 200 मिलियन का के 2 सॉफ्टवेयर हैं, और बाकी के नेट एसेट्स जो हैं वो 1545 रुपये के, यानी एक इंटेंजिबल है इनमें और बाकी नेट एसेट्स जो हैं वो को दूसरे होंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन पढ़िएगा, ज़रा पॉज करें आप जी बच्चों। अब वो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मैंगो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। टिल एक्विजिशन डेट ML हैड इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन। अच्छा, ये भी पढ़ा है अभी। ऑन प्रोडक्ट ABC, अब ML जो है ना, जिसको हमने एक्वायर किया है, उसने R&D किया हुआ है 80 मिलियन का। ML ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ क्योंकि अभी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, और वो मेट कब हुआ, ऑन 1 जुलाई 17, यानी जिस दिन हम इसको एक्वायर करने थे। ठीक है, ऑन दिस डेट AL एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ R&D वर्क ऑन ABC वॉज 95 मिलियन। अब भाई उसने जो कॉस्ट इनकर की थी वो कॉस्ट उसकी किताबों में तो रिकॉर्डेड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जब खरीद लाएंगे तो हमारे लिए तो ये क्या बन जाती है, परचेज। वो अलग बात है कि इसी दिन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब अगर तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो IAS 38 वहाँ क्या कहता है कि आप इस 80 को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इससे ऑनवर्ड्स चलें, जो खर्चे होंगे उस पर क्राइटेरिया मीट हो तो कैपिटलाइज करना, जो हो गया एक्सपेंस आउट हो गया। लेकिन यहीं पे आपको एक बात कही थी कि किसी से अगर जाके आप R खरीदें चाहे D खरीदें, आपके लिए वो क्या है, इंटेंजिबल। तो अब ये पूरा बिजनेस ही खरीद लाए तो उसके अंदर ये R&D भी खरीद लाए, तो इस R&D को आज जब खरीदने गए तो इसकी फेयर वैल्यू क्या है, कितनी 95, तो इसका मतलब ये आपके लिए परचेज प्राइस बनेगी। अब ऑन एक्विजिटेड फेयर वैल्यू ऑफ ML's कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड। अब ML की कस्टमर लिस्ट है, ML ने तो रिकॉर्ड नहीं की हुई होगी, क्या ख्याल है, मुझे बताओ, क्या सॉफ्टवेयर के अंदर ये 80 पड़ा होगा? सॉफ्टवेयर तो डिफरेंट चीज थी। अच्छा, अदर नेट एसेट्स में शायद ये 80 पड़ा हो, है ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया उसने, आप कैसे कह रहे हो एसेट्स में पड़ा होगा? अच्छा चलो, 20 मिलियन की जो कस्टमर लिस्ट है क्या, अच्छा अब 80 तो वैसे ही साइड पे हो गया ना। अब हमने इसको जब खरीदा तो हमारे लिए ये कितने के, 95, ये 95 रुपए। ठीक है, ये इसमें रिकॉर्डेड है 95, इसमें रिकॉर्डेड है नहीं रिकॉर्डेड। ठीक है ना, 80 रिकॉर्डेड 95, तो हमने लगाई वैल्यू इसकी, हमारे खरीदने गए तो लगी है। ऐसे ही ये 20 मिलियन सॉफ्टवेयर में पड़ा होगा, सॉफ्टवेयर में नहीं, इस अदर नेट एसेट में पड़ा होगा। अपनी कस्टमर लिस्ट को तो IAS 38 इनको ML को रिकॉर्ड करने नहीं देता था, लेकिन अब ये एप्पल ने जाके उसको एक्वायर कर लिया है तो ये तो उसके लिए परचेज कस्टमर लिस्ट बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्किंग वन में देसी तरीके से कर रहा हूं, जब कंसोलिडेशन कर लेंगे हम इस सवाल पे दोबारा आएंगे, जैसे वो 2 सवाल छोड़े हैं ना वो भी करेंगे ना। इस सवाल में मैं इसी वर्किंग को प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे लेजर में कंसोलिडेशन में सिखाना है ना, इस सवाल में आके मैं दोबारा उस वर्किंग को करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल गुजारा करें, गुजारा करना है। पेड कितना जी, पेड 1900, ये 1950 जो आपने पे किया है, इसमें आपने किस किस चीज के पैसे दिए हैं इनको? सबसे पहले तो आपने 2 सॉफ्टवेयर खरीदे हैं, उनकी क्या फेयर वैल्यू है 200, यानी कि आपने 200 रुपए के तो सॉफ्टवेयर खरीदे। फिर अदर नेट एसेट्स, अब ये नेट एसेट्स जो है ना ये इंटेंजिबल्स नहीं है, वरना वो बता देता। ठीक है ना, खैर चलो फिलहाल वैल्यू तो बताओ कितनी, 1545। उसके बाद अभी आपको पता लगा एक कस्टमर लिस्ट भी इनकी हमने खरीदी है ना, कस्टमर लिस्ट कितनी वैल्यू लगी है जी उसकी। उसके बाद ये R&D, प्रोडक्ट ABC कर दूं, प्रोडक्ट ABC है ना, तो बोलो R&D की जगह क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ABC, इसकी क्या वैल्यू लगी है 95। ये सब पैसे, ये जो 1950 आपने दिया, आपने इन सब चीजों का दिया या नहीं, अब बोलो। अब मुझे बताओ ये सब का टोटल कितना बनता है, क्या ये 1950 के बराबर बनता है? देखो जरा चेक करो, 200 जमा 1545 जमा 20 जमा 95, जरा चेक करो इन सब का टोटल क्या 1950 बनता है जी? नहीं बनता। मतलब इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी कुछ पैसे हमने ज्यादा दिए हैं। ये है वो गुडविल जो ऐसे नहीं निकला करेगी, ये निकालने का तरीका होगा, साइंसी तरीका है।
फिलहाल तो गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ने कहा जी 1950 रुपये दिए, जिसमें से सॉफ्टवेयर के बदले मद में 200 दिया, बाकी नेट एसेट्स के बदले में 1545 दिया, कस्टमर लिस्ट का 20 दिया, प्रोडक्ट एबीसी R&D का 95 दिया, फिर भी कुछ पैसे बच रहे हैं, तो वो किसके लिए दिया होगा? वो गुडविल के लिए होगा। वो किस लिए होगा जी? वो गुड, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली हमने, कितनी जी? 90 रुपये, ठीक है, ओके डन। अब हमने बनाना किसका नोट है? इनटेंजिबल का। तो मेरे बच्चों इसको तो फिर साइड पे ही कर दो, ये तो फिर मैंने गुडविल निकालने के लिए इसको लिख दिया था। अब आपके पास ओपनिंग डेट पर तो पड़े हैं लाइसेंसेस, ठीक है, जिनकी ओपनिंग कॉस्ट भी पता है, रिवेल्ड अमाउंट पता है आपको, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन वगैरह भी पता है, ठीक है, नहीं बल्कि सरप्लस पता है। अच्छा, अगली बात, अब आपके पास इसी साल के पहले दिन जब आपने एक्वायर किया है ना मैंगो को, तो दरअसल आपने उसके इन एसेट्स को एक्वायर किया है, तो आपके पीपी इंटेंजिबल के नोट में सॉफ्टवेयर का एडिशन होगा, कस्टमर लिस्ट एडिशन है, प्रोडक्ट एबीसी एडिशन है, और गुडविल भी एक एडिशन है। ये बनवा दूंगा मैं इंशाल्लाह आते साथ ही, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप करके आए होंगे, ओके, वर्किंग यहीं से उठा लेंगे। डन हो गया। अगली बात, अब आगे कहता है फर्दर एक्सपेंसेस हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर किए हैं, लॉन्चिंग डेट, तो ये सारा काम आपको आता है इंशाल्लाह, आप कर लेंगे। ये क्या होगा, अब ये देखो ना, जो आपका नोट बन रहा होता है, इस नोट के अंदर आपका प्रोडक्ट एबीसी ऐसे करके आएगा, ओपनिंग 0 है, फिर आपने एक्वायर यानी परचेज किया है 95 का, वो 95 का परचेज में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने काम शुरू किया, तो जो कैपिटलाइज होना है वो इंटरनली जनरेटेड में आ जाएगा। फिर इस पीरियड में जो कंप्लीट होगा तो उसके बाद अमोर्टाइजेशन करोगे, कोई मसला। तो ये तो आपके प्रोडक्ट एबीसी हो गई, आ भी गई, खत्म भी हो गया साल, ठीक है, सही है। हिम्मत से, जरा हिम्मत से, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सब आपके लेफ्ट हैंड का खेल है। तो एल गया बस, अब एमएल ही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंस। बेसिकली हमने सारा कुछ एक्वायर कर लिया ना, अब समझो हम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। फिलहाल इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता अनलेस के कंसोलिडेशन पे पहुंच जाएं। वो कुर्बानी के करीब करीब वहां पे चल रही होगी कुर्बानी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 जुलाई 17 पे फेयर वैल्यू ऑफ एएल की अपनी कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड एट, चलो जी कस्टमर लिस्ट में कस्टमर लिस्ट ऐड करेंगे। अब एएल की अपनी कस्टमर लिस्ट है, तो ये आपको अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये इग्नोर करने के लिए। ऑन 1 जुलाई 17 रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट गुडविल वाज 10 ईयर्स। ये इसलिए बताया उसने कि यहाँ पे उसने हमें रीवैल्यूड अमाउंट दी थी, लाइफ कहीं नहीं गिवन थी, तो ये रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेफिसिट अमोर्टाइज करेंगे, आंसर आएगा। इसको ट्रांसफर के लिए भी वही रिमेनिंग लाइफ यूज करेंगे। ट्राई करना है आपने, पूरा मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, ऑन 31 मार्च 18 एमएल सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी बेचा है एमएल ने, तो एक बिक गया, 2 आए थे, एक बिक गया। बिक गया जो उसकी कॉस्ट, एक की कॉस्ट 100 रुपये है, ठीक है, तो फिर जो बिका है उसकी डेप्रिसिएशन इतने महीनों की माइनस अमोर्टाइजेशन माइनस कर देना, और बाकी डिस्पोजल जैसे करते थे, ठीक है। और ग्रुप फॉलो करता है रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंसेस, और 30 जून पे फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस असेस की गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है जी, कि लाइसेंसेस की अगर फेयर वैल्यू असेस की गई है, वो कह रहा है ठीक है, ओके डन है, चलें, ये तो आ गया 350 के ऊपर उठाकर ले जाएंगे आप इसको, वही रीवैल्यूएशन जो अभी अभी करवाई है, ठीक है, वो आपने लाइसेंसेस की कर लेनी है। लेकिन गुडविल जो है अब इंटरनली जनरेटेड नहीं है, ये क्या है, परचेज, क्या है, तो यहाँ पे गुडविल का एक कॉलम आ रहा होगा ना, जहाँ पे आपने यहाँ पे परचेज में लिखा होगा गुडविल। अब गुडविल को तो आप अमोर्टाइज कर ही नहीं सकते, उसको क्या करते हैं, हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं, तो उसने करके बता दिया कि 20% इसकी क्या है। तो एक मुश्किल सवाल है, लेकिन इतने दिनों के अंदर तो हक बनता है कि आप ये सवाल करें। प्लस यहीं पे मैं बता देता हूँ ना आपको कौन कौन से सवाल कर लें, बस 1 मिनट और दे दें, ठीक है, बस 1 मिनट और दे दें आपकी रिवीजन के लिए। कौन कौन से सवाल हैं ये आप लिख लें। आप एक क्वेश्चन नंबर 4 रिवाइज करेंगे, रिवीजन में डालें, पास पेपर 4। ये कंप्लीट करना है, डिवीजन में तो खुद ही आ जाएगा। पास पेपर 4 के बाद आपने थोड़े कम करना चाह रहा हूँ सवाल,
पासे पर 19 कर लेना है, ट्वेंटी कर लेना है, बस ठीक है। और IAS 41 के भी आपने ऐसे ही 2 से 3 सवाल हैं ही थोड़े से, वो कर लेने हैं, ठीक है, लेकिन इस सवाल को पूरा कीजिएगा, ठीक है जी। तो एडवांस ईद मुबारक, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी। जुमे के दिन हम स्टार्ट करेंगे IAS 21 फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो देर मत कीजिएगा, आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।